हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्वयं अकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि स्किनर द्वारा दिया गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर जो कि हार्वर्ड हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और यूएसए के रहने वाले थे, इसका प्रतिपादन इन्होंने किया था। मतलब कि सबसे पहला प्रयोग क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत पे बीएफ स्किनर ने किया था और इनका सबसे पहला प्रयोग इन्होंने 1938 में चूहे पर किया था और दूसरा प्रयोग 1943 में कबूतर पर किया था। क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं। इसका पहला नाम जो है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अधिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया था, मतलब कि रिस्पॉन्स। मतलब कि अगर कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर हम मतलब किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब कि अगर हमें खाना प्राप्त करना है तो हम पहले सबसे पहले उसमें खाने को मतलब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, चावल दाल इन सबको हम ढूंढते हैं, मतलब उनको इकट्ठा करते हैं, फिर उनको बनाने का प्रयास करते हैं। तो बीएफ स्किनर का यही कहना था कि किसी भी रिजल्ट को प्राप्त करने से पहले उसके लिए हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हमें उससे जिस जिस तरह से हमने कार्य किया है उस तरह से हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। यही उनका सिद्धांत, इसलिए इसे क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर किया था, उसके बाद कबूतर पर किया था। इन्होंने ऐसा किया कि चूहे को एक डिब्बे में बंद कर दिया और उस डिब्बे में लीवर लगा हुआ था और वो लीवर जो था एक छिद्र से कनेक्टेड था। लीवर अगर वो मतलब किसी भी फोर्स से दबता था तो उस छिद्र से खाना निकलता था। तो उस डिब्बे में बंद जो चूहा था वो जब भी भूखा होता था, पहली बार में तो ऐसा हुआ कि वो उसमें कूद रहा था भूख की वजह से, तो उस कूदने की वजह से उस उसकी मतलब अनजाने से गलती से वो लीवर दब गया और उस छिद्र से भोजन निकला, मतलब भोजन आ गया एक दो दाने। फिर उसने उसको खाया तो उसको लगा कि हाँ भाई, इस लीवर को दबाने से भोजन मिलता है। तो वो इस क्रिया को जब भी भूख लगती थी बार बार दोहराता था। तो ऐसे दोहराने से उसको बार बार भोजन मिलता था। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता था तो उसको खाना मिल जाता था, मतलब कि जितनी बार वो लीवर दबाता था उतनी बार उसको भोजन मिल जाता था। ऐसे ही मतलब वो कंटिन्यूअस जब भी भूख लगती थी तो उस लीवर को दबाता जाता था और उसको भोजन मिलता जाता था। इसलिए इसे क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया मतलब पहले रिस्पॉन्स, देखो मतलब चूहे को जब भूख लगी, पहले तो अनजाने में उसने किया, फिर उसको ये पता चल गया कि अगर हम इस लीवर को दबाएंगे तो हमें खाना मिलेगा, तो मतलब पहले वो रिस्पॉन्स करता था। उसके बाद उसे स्टिमुलस मतलब क्या होता था, स्टिमुलस मिलता था, भोजन जो होता था वो उद्दीपन मिलता था। जैसे जैसे पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिलता था वैसे वैसे अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की सक्रियता में तीव्रता आती थी। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का विशेष महत्व, मतलब इसका यह हुआ कि जब वो उस लीवर को दबाता था तो उसको भोजन मिलता था, लेकिन उस भोजन को वो खाता नहीं था। जब वो उस भोजन को खाता था तो उसको क्या मिलता था, पुनर्बलन। भोजन जब भाई उसको मिलता था तो उसको उसकी भूख मिट जाती थी, तो उससे उत्साह होता था उसको, मतलब आता था कि भाई इस काम करने से, इस काम को करने से हमें भोजन मिल रहा है, तो उससे उसको उत्साह मिलता था, मतलब क्या, पुनर्बलन मिलता था। तो फिर से वो उस कार्य को करता था, समझ रहे हैं ना। फिर मतलब कि उद्दीपन के रूप में उसको भोजन मिलता था और भोजन खा के जो उसको संतुष्टि मिलती थी उससे उसको पुनर्बलन मिलता था, उस कार्य को करने के लिए फिर से मतलब जागृत होता था। जिसी तरह से जैसे आप पेपर को पास करते हैं, ठीक है, किसी एग्जाम को पास करते हैं और आपको पास करने का रिजल्ट तो मिलेगा ही, अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको उस आपके घर वालों के द्वारा, आपके मित्र के द्वारा अप्रिसिएशन मिलता है, मतलब घर वाले आपको गिफ्ट दिलाते हैं, चॉकलेट दिलाए, साइकिल दिलाया या खिलौना, कुछ भी गिफ्ट दिला दिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको खिलौना दिलाते हैं कि भाई अच्छा अगर रिजल्ट आएगा तो ये चीज आपको दिलाएंगे। तो ये एक तरह का क्या हुआ, री इससे आप मतलब क्या होता है कि आपका उत्साह बढ़ता है, आप उस काम को करने के लिए, मतलब उस उद्दीपन को, स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए आप फिर से तैयार होते हैं। यही होता है री पुनर्बलन। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन मतलब पॉजिटिव री, मतलब कि जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा,
सकारात्मक में ऐसा होता है कि आपको भोजन मिल जाएगा, पानी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, प्रशंसा, ये सब पॉजिटिव में आता है। और नकारात्मक पुनर्बलन जैसे दंड देना, मना करना या डांटना, मतलब कि कोई अच्छा काम भी आप कर रहे हैं और आपको मतलब कि अप्रिसिएशन ना मिले, आपको डांट मिल जाए, मतलब आपको डांट दे कोई, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। मतलब कि वही चीज, अगर आप साइकिल चलाए और अच्छे से चलाए और फिर जब घर आए तो आपको एक बार तो अप्रिसिएशन मिला, चलिए ठीक है, आप अच्छा चला लेता है भाई, ये आप अच्छा चला लेते हो, ये मतलब कि आपको खूब बड़ाई हुई, खूब बड़ाई हुई, तो आपने फिर चाहा कि मैं फिर से साइकिल चलाऊं, और आप बाइक लेके चले गए घर से एकदम से एक बार, वो बाइक अच्छे से चलाए, लेकिन घर जब आए तो क्या हुआ, आप मारे गए, मतलब आपको डांट पड़ी या आपको मार पड़ गई। आप क्या करेंगे, अगली बार गाड़ी नहीं चलाएंगे, मतलब बाइक अगली बार आप नहीं चलाएंगे। ये हो गया नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन अनुसूची, यह दो प्रकार की होती है। सतत पुनर्बलन अनुसूची, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करनी, मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि स्कूल का बच्चा ही है, अगर वो हर एक सवाल हल करता है, हर हर बार अगर उसको पुनर्बलन दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस पुनर्बलन। और आंशिक पुनर्बलन ये होता है, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, कुछ सिलेक्टेड क्रियाएं होती हैं, मतलब कुछ सिलेक्टेड वर्क होते हैं जिसके लिए आपको इनाम दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है और अप्रिसिएशन मिलता है। तो ये हो गया पार्शियल रीइंफोर्समेंट। तो इसके अगर बच्चे की ग्रोथ चाहते हैं आप, अगर ये सीडीपी से संबंधित है समझ लीजिए, तो अगर आप बच्चे की ग्रोथ चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहे, तो आपको उसके हर कार्य पे बड़ाई नहीं करनी है, उसकी हर कार्य पे उसको गिफ्ट नहीं देना है, हर कार्य पे उसको उसको मतलब उत्साहित नहीं करना है। कुछ सिलेक्टेड कार्य पे अगर उसको हम एप्रिसिएशन देंगे, उसको गिफ्ट देंगे, इनाम देंगे, तो वो कंटिन्यूअस करता रहेगा, क्योंकि उसको ऐसा भी महसूस होगा कि भाई हम सारे काम अच्छे नहीं करते हैं, कुछ काम हमारे ऐसे में जिसमें हमें रीइंफोर्समेंट नहीं दिया गया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि भाई कौन सा पुनर्बलन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, या अच्छा, मतलब कि क्या कहते हैं, पुनर्बलन की सूची मतलब अनुसूची में मतलब कौन सा पुनर्बलन ज्यादा अच्छा होता है, तो पार्शियल जो होता है रीइंफोर्समेंट वो ज्यादा अच्छा होता है। तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चन भी है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था स्किनर, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और क्या कहते हैं, फिर चूहे पर प्रयोग कब किया गया था? तो चूहे पर प्रयोग 1938 में किया गया था। स्किनर कहाँ के निवासी थे? तो यूएसए के निवासी थे। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था, स्किनर ने दिया था। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया। दूसरा क्वेश्चन, चूहे पर कब प्रयोग किया गया था? चूहे पर 1938 में प्रयोग किया था। और 1943 में किया गया था कबूतर पे। स्किनर कहाँ के निवासी थे? तो वो साहब थे यूएसए के निवासी थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, आता ही आता है। और ये क्वेश्चन, चूहे पर प्रयोग कब किया गया था, ये 1938 में कई बार पूछा गया। सो थैंक यू सो मच। ये टॉपिक इसी मतलब इस वीडियो में ये टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।